सेव कर दिया सेट डॉट जावा, डी ड्राइव में सेट डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम को। क्लास का नाम है स्माइल, प्रोग्राम का नाम है सेट डॉट जावा। कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं होगा। अच्छा, सेट डॉट जावा, मैं प्रोग्राम को लिख के थोड़ा सा जरा यहां पे कंपाइल करता हूं। देखिए जब कंपाइलर का काम ये होता है, इट विल गो टू द लोकेशन। मैंने डी ड्राइव में प्रोग्राम को सेव किया, मैं डी ड्राइव पे ही हूं। अगर मैं किसी दूसरी ड्राइव पे होता तो फिर लिख देता जावा सी d:\set डॉट जावा, लोकेशन को बता देता तो भी प्रोग्राम रन हो जाता है। बट बाई चांस बाई डिफॉल्ट मैं डी ड्राइव पे हूं तो मुझे लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ इतना सा काम प्रोग्राम को। अब ये क्या करेगा, जावा सी स्टैंड्स फॉर कंपाइलर, डी ड्राइव के अंदर घुसेगा, सेट डॉट जावा फाइल को देखेगा, मिलेगी सेट डॉट जावा फाइल इसको मिलेगी, और सेट डॉट जावा फाइल को टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट पूरा स्कैन करके चलेगा, और अगर उसके अंदर कोई गलती हुई तो बताएगा, और गलती नहीं हुई तो नहीं बताएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। सर सेट डॉट जावा के अंदर, सेट डॉट जावा के अंदर क्लास का नाम स्माइल है, फाइल का नाम सेट डॉट जावा है, कोई गलती नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल होगा नहीं होगा? अच्छा होगा, रन भी होगा, चिंता मत करो। अब जब कंपाइलर सेट डॉट जावा फाइल के अंदर घुसा तो इसने अंदर घुस के जब क्लास को देखा तो क्लास का नाम क्या था, और आपको इतना पता है कि जब भी किसी भी जावा के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो क्लास फाइल जनरेट होती है, और क्लास फाइल का नाम हमेशा वो होगा जो क्लास का नाम है। भले ही आप प्रोग्राम को सेट डॉट जावा के नाम से सेव कर रहे हैं, लेकिन जो मेमोरी के अंदर क्लास फाइल बनी है वो स्माइल डॉट क्लास बनी है। एंड इट इज द सेम केस दैट हैपेंस विद एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट का नाम, एप्लीकेशन का नाम आप वो लिखोगे जो दिखाना चाहते हो। व्हाट्सएप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप जब आप यूज करते हैं तो उसका नाम व्हाट्सएप है, लेकिन उसके अंदर जो क्लास फाइल बनी है उसका नाम आपको नहीं पता। तो एप्लीकेशन का नाम और क्लास का नाम अलग अलग बिल्कुल हो सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाम यूजुअली अलग अलग हम रख लेते हैं, लेकिन जब मैं प्रोग्राम को सेट के नाम से रन करने की कोशिश करूंगा तो यहां काम आएगा जेवीएम का। जेवीएम कौन होता है? जावा वर्चुअल मशीन, मतलब इंटरप्रेटर भी बोल देते हैं इसको, इंटरप्रेटर। ये भाई साहब क्या करते हैं, क्लास फाइल को पढ़ेंगे, आउटपुट जनरेट करके दे देंगे। अब ये जाते हैं डी ड्राइव के अंदर, ढूंढते हैं, सेट डॉट क्लास फाइल मिलती ही नहीं, मिलती, जब नहीं मिलती तो नहीं चलती, सीधी बात है, क्योंकि सेट डॉट क्लास तो जनरेट हुई ही नहीं है, बिकॉज प्रोग्राम के अंदर जो क्लास का नाम है वो स्माइल डॉट क्लास है। तो मैं SMILE स्माइल को अगर जेवीएम से रन करूंगा अब हो जाएगा, और मेन आपके पास लिख के आ रहा है। लेकिन अब जरा आपको एक छोटा सा, एक दो छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी ले जाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने किया था कि क्या मेन के बिना, मेन मेथड के बिना कोई जावा की एप्लीकेशन चल सकती है, और मैंने अभी आपको ये बताया कि मेन मेथड में, राजू आपका नाम तो कम से कम पता ही है, तो यार आपको तो ले ही सकता हूं मैं। मेन मेथड में जो आपके स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है उसकी वजह से, मेन मेथड में जो स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है उस स्टैटिक कीवर्ड की वजह से ये मेन मेथड अपने आप रन होता है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि साक्षात प्रभु स्टैटिक को ही बुला लूं यहां पे, ये मेरे पास मेन मेथड है और मैंने काम किया है यहीं पे छोटा सा, कुछ नहीं, ये आप देख रहे हैं यहां पे साक्षात स्टैटिक, यहां पे स्टैटिक प्रकट है। ये होता क्या है जो मैंने स्टैटिक लिख दिया सही? किसी को आइडिया ये क्या कहलाता है? स्टैटिक ब्लॉक। अच्छा, ये स्टैटिक ब्लॉक होता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं। मैंने इसके सामने स्टैटिक 1 लिख दिया ऐसे ही। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, इसके सामने वो ब्रैकेट भी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि फंक्शन नहीं होता। ब्रैकेट तो फंक्शन के सामने लगता है, कंस्ट्रक्टर के सामने लगता है। दिस इज नॉट द फंक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टैटिक ब्लॉक। इसको स्टैटिक ब्लॉक बोला जाता है। और अगर मेन मेथड को स्टैटिक कीवर्ड लगाने से उसके अंदर ये फीचर आ गई थी कि सबसे पहले वो कॉल होगा, तो सर यहां तो स्टैटिक ब्लॉक खुद से प्रकट है। इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाता हूं तो देखते हैं जरा क्या होता है। प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होगा। अच्छा, ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, पहले स्टैटिक ब्लॉक, एग्जैक्टली यही हुआ, पहले स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, मतलब मेन एंट्री पॉइंट अब नहीं है, अब एंट्री पॉइंट स्टैटिक ब्लॉक बन गया। क्योंकि अब आप सीधे देख रहे हैं कि आउटपुट में पहले स्टैटिक ब्लॉक चला है, मतलब उसने मेन को बाद में ढूंढा और स्टैटिक ब्लॉक को पहले ढूंढा है। इसका मतलब तो ये हुआ सर, अगर इस प्रोग्राम के अंदर से मैं मेन मेथड को पूरी तरह से गायब भी कर दूं, मल्टीलाइन कमेंट बनाने आपको आते होंगे, ये मैंने हटा ही दिया, मेन मेथड मेरे प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं, मेन मेथड है ही नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अब प्रोग्राम कंपाइल तो होना ही है, भले क्लास भी ना हो या नाम उसका ठीक ना हो, प्रोग्राम कंपाइल तो हो ही जाएगा, क्योंकि
कंपाइलर तो मिस्टेक्स ढूंढता है, सिंटैक्टिकल वो नहीं है, तो कंपाइल तो हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख रहे हैं कि स्टैटिक ब्लॉक चला, लेकिन एक्सेप्शन आई कि मेन नहीं मिला, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल में ये डिक्लेयर्ड है कि मेन मेथड को भी ढूंढना है, लेकिन मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है, ये लाइब्रेरी फाइल में डिक्लेयर नहीं है। ये फैसिलिटी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। मेरे ख्याल से ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि मेन मेथड में वो बात नहीं है, नाम मेन से कुछ नहीं होता। किसी ने अपने बच्चे का नाम रख दिया प्रधानमंत्री शर्मा, तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन गया। तो मेन मेथड रखने से उसके अंदर वो मेन वाली फीचर नहीं आ जाएगी, वो तो प्रधानमंत्री उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही कहानी है, स्टैटिक कीवर्ड ने वो फीचर उसके अंदर दी है मेन मेथड के अंदर कि वो अपने आप से आपका फंक्शन जो है अपने आप से फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन अगर स्टैटिक बैठा हुआ, अच्छा मेन मेथड लाइब्रेरी के अंदर डिक्लेयर, इसलिए मेन को मिस तो कर रहा है यार ये। अच्छा मैं चाहता हूं मेन को मिस भी मत कर, जब स्टैटिक है तो मेन को मिस मत कर, छोड़ दे। एग्जिट पॉइंट बता सकते हो, एग्जिट पॉइंट बताया जा सकता है कि उसके बाद कुछ चेक ही मत कर, जब तो स्टैटिक ब्लॉक है तो आराम से चल जाएगा। और एग्जिट के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट आप यूज कर सकते हैं। क्या पास करूं ब्रैकेट में? अच्छा 0 ही करते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, दोनों पे एग्जिट ही हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात होगी, इंटीजर पास करना होता है, कर दिया हमने, 0 पास कर दिया। सर स्टैटिक चल भी रहा है, इस प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है, वो तो कमेंट्स में लिखा है, वो तो ना के ही बराबर है, मेन मेथड नहीं है, पर आपका जावा की एप्लीकेशन चल रही है। और कुछ भी करवा सकते हैं आप इससे जो चाहे आप वो करवा सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन बन जाता है यूजुअली, कैन वी रन इन जावा एप्लीकेशन विदाउट द मेन मेथड? यस, यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक, और मेन को मिस भी नहीं कर रहा है। एंड वी कैन यूज मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक ये लिए जा सकते हैं, सीक्वेंस से चल जाएंगे, क्योंकि यहां पे ओवरलोडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसका ब्रैकेट ही नहीं है उसको ओवरलोड कैसे करेंगे आप, क्योंकि ब्रैकेट के आर्ग्यूमेंट डिफरेंट करने से ही तो ओवरलोड किया जाता है। तो सर फिर एक बात बताओ, ये मेन मेथड वाला कॉन्सेप्ट आया क्यों? स्टैटिक ही ब्लॉक बना लेते। किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड लो ही मत, जगह भी ले रहा है, फालतू में ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ रहा है, स्टैटिक ही बनाओ ना, अपने आप ही कॉल हो जाएंगे। जब आप बोल रहे हो कि मल्टीपल स्टैटिक बनाए जा सकते हैं तो फंक्शंस बनाओ ही मत, सारे स्टैटिक ब्लॉक ही बना लें इसके अंदर। कहां कमी है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ही आपसे ये बोला था, अभी आ रहा हूं सर, आप तक आप देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से ये बोला था कि जब भी स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया जाएगा तो मेमोरी के अंदर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बन रहा है तो स्पेस तो ले रहा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता, उसका नाम हमें नहीं पता। तो अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करके चल रहा है, इफ इट इज टेकिंग स्पेस इनटू द मेमोरी, तो हमारा तो लॉस हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिल्ली किसी को बतानी है तो कुत्ते से भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। तो मतलब अगर मैं किसी एक क्लास के एक ही ऑब्जेक्ट से उसके सारे फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं, तो फिर हर एक के लिए अलग अलग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है? एक डेवलपर का काम सिर्फ इतना सा नहीं होता कि आउटपुट लाके दे दे। एक डेवलपर का काम होता है प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, नहीं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले टीम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बना दिया। किसको इनहेरिट करने में? ब्लॉक को कौन इनहेरिट करता है? इनहेरिट तो क्लास होती है। आपने कहा कि हम क्लास को इसको एज अ क्लास यूज कर सकते हैं। एज अ क्लास नहीं बोला, मेन मेथड का सब्स्टिट्यूट बोला है, एज अ क्लास नहीं बोला। देखिए जो भी प्रॉपर्टी होती है वो क्लास की प्रॉपर्टी होती है। स्टैटिक ब्लॉक क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेन मेथड के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं। एक यूज करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि देखो मेन मेथड में भी तो स्टैटिक कीवर्ड आया है, उसमें भी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा था, और यहाँ पे जो हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया है उसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो एक तो फिर भी बन ही रहा था, एक तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। जी बताएं। वही बात बता रहे थे वो जो राजू जी बता रहे थे, जैसे लाइब्रेरी फाइल में मेन का नाम डिक्लेयर है, क्योंकि वो चीज सी और सी प्लस प्लस में डिक्लेयर है, जावा में नहीं। वो उन्होंने कहीं उसमें पढ़ा था सी सी प्लस प्लस में, इसलिए कि जावा में वही चीज बोल दी। मेन मेथड लाइब्रेरी फाइल में एक डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर होता हुआ आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेनिस रिची, सी लैंग्वेज से ही वो चलता हुआ आ रहा है, तो जावा में भी है। लेकिन यहां पे ये काबिलियत स्टैटिक कीवर्ड ने दी है। अगर आपने बहुत पहले की कोई किताब उठा के पढ़ी हो, मैं कंप्लीट रेफरेंस की अगर बात करूं, पॉपुलर सी बुक है एक, वो जावा के इन्वेंटर्स की है, पैट्रिक नॉर्टन एंड हर्बर्ट शील्ड वाज द टीम मेंबर हु इन्वेंटेड जावा। उन्होंने जो अपना पहला एडिशन निकाला था, सबसे पहला एडिशन जो निकला था 1995 में, उसमें लिखा था जावा इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन सेकंड एडिशन में ये लाइन विड्रॉ कर ली गई, सेकंड एडिशन में ही ये लाइन विड्रॉ कर ली गई, क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि बिना फिजिकल ऑब्जेक्ट के
किसी चीज को एक्सेस नहीं किया जा सकता, मतलब वो लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाएगी जिसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज होना बंद हो जाएगा, बिना फिजिकल ऑब्जेक्ट के कोई चीज एक्सेस नहीं होगी। गलत है सर, प्योर नहीं है, प्योर नहीं हो सकती। ट्रू कह सकते हो, ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन प्योर नहीं है। मतलब प्योर में तो हर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। इस कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जिसका नाम नहीं पता उसका एड्रेस भी कैसे निकालेंगे? हाँ जी, ऊप्स का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊप्स का कॉन्सेप्ट तो कहता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऊप्स इसीलिए तो प्योर नहीं है। सारी पढ़ डाली, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा पढ़ना छोड़ो और सीखना शुरू करो, ठीक है ना। पढ़ाई बहुत होगी, अब जरा सीखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा। नहीं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए लेकिन सीखना भी चाहिए, करके भी देखना चाहिए थोड़ी सी चीजें। चलिए, छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी, हल्की सी, इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, क्या एक काम और हो सकता है? मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा पंगा ले रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करी थी, अभी मेरे पास समय है। 2 इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करी थी। भाई, मेन के बिना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा सकता है स्टैटिक ब्लॉक से? अगर स्टैटिक ब्लॉक भी ना हो तो नहीं होगा? कोई तरीका, जुगाड़, इंडियन है हम, जुगाड़ तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे, मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, लग रहा है। मतलब मेन मेथड अगर मेरे पास नहीं था तो आपने देख लिया कि इफ यू डू नॉट हैव द मेन मेथड विद अस, अगर मेन मेथड मेरे पास नहीं है तो आपने एक छोटी सी चीज ये देख ली, मेन मेथड की एब्सेंस में जो हमने यूज किया है तो वो स्टैटिक ब्लॉक से हमारी बात बन गई। एक चीज और होती है छोटी सी, जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्या कंस्ट्रक्टर? मेमोरी में कुछ होता है। कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ फंक्शन, constructor is like a function with 3 characteristics. पहली, the name of the constructor will be same as the name of the class. Second, constructor का कोई return type नहीं होता, not even void. और तीसरा, we need not to give a call to the constructor as soon the object of the class is created, constructor invokes automatically. यही तो होता है। तो मैं एक काम करके देखता हूं, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं छोटा सा, यहां पे SMILE, स्माइल, ऐसे ही बनता है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास का नाम स्माइल है तो सर कंस्ट्रक्टर तो स्माइल ही बनेगा। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया, ऐसे ही लिख दिया मैंने छोटा सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे ही, हेलो, थैंक यू, सेव कर दिया एप्लीकेशन मैंने। अब ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर मैं वो मेन को मिस करना नहीं चाहता तो सिस्टम डॉट एग्जिट भी लगा देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। सिस्टम डॉट एग्जिट भी मैंने लगा दिया, क्योंकि मेन को अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गया था, अभी आपने इसको यूज किया था। सिस्टम डॉट एग्जिट भी मैंने लगा दिया। प्रोग्राम को मैं यहां पे जरा, स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छा, सिस्टम, एरर आ जाती। जावा इतना इंटेलिजेंट है कि हमने गलती करी तो खुद बता देता है, भाई साहब गलती कर रहे हो आप। सेट डॉट जावा, सर फिर भी आ रही है, क्योंकि स्माइल जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बना। अब सीधी बात है, अगर मेन मेथड होता तो एंट्री पॉइंट वो था, उसके पहले उसके पापा जी थे स्टैटिक ब्लॉक, वो भी आपने देख लिया मेन नहीं था तो स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक ने चला दिया था। यहां पे ना तो मेन नजर आ रहा है, स्टैटिक ब्लॉक नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम इस कंस्ट्रक्टर से ही एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता है कि कंस्ट्रक्टर कैसे चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो आपकी प्रोसेस पूरी की पूरी काम में आ जाएगी। तो अगर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट से चलता है तो ऑब्जेक्ट कहां बनाऊं? तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर मैं सीधा क्लास के अंदर बना दूं, क्लास के अंदर ही मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, स्माइल s इक्वल्स टू न्यू स्माइल, ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। और न्यू ऑपरेटर से आपको पता है कि मेमोरी भी लेता है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं सेव करके चलाता हूं सर, फिर प्रॉब्लम, फिर नहीं चला, ऑब्जेक्ट भी बन गया अब तो। सर ये तो वही बात हुई, क्लास से भी बाहर, क्लास से भी बाहर बना दो ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लास के बाहर कहां बनाऊं, मतलब सबसे ऊपर? क्लास के अंदर ही तो बना रहे हैं, फंक्शन के बाहर बन ही नहीं रहा है। क्लास के अंदर कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनते। नाम क्या है सर आपका? सागर। सागर कह रहे हैं, देखो इतने विशाल गए हैं, सागर तो बड़ी चीज होती है, तो मानना तो पड़ेगा आपकी बात। ये कह रहे हैं क्लास के अंदर कभी भी एंट्री पॉइंट है ये। अच्छा, एंट्री पॉइंट अभी मेन मेथड कह रहे थे, तुम अपनी बातों से बहुत जल्दी जल्दी फिरते हैं। देखिए, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनने वाली बात यह है कि
किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस क्लास की प्रॉपर्टी होती है। और आपको पता है अभी जो बोर्ड पे डायग्राम बना भी हुआ है, वैसे यहां से कम कम सा दिख रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है कि डाटा जो रहेगा फंक्शंस के अंदर बंद रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो भी तो क्लास का डेटा है, ये फंक्शन के अंदर बंद कहां है। इसलिए कह रहे हैं सागर कि सर क्लास के अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड से अपने आप बन जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। अब बात ये है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट स्टैटिक कीवर्ड लगा के खुद से बनता है, तो क्या हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इज फॉर दैट पर्पस ओनली। विदाउट यूजिंग मेन, विदाउट यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक, यू कैन डेफिनेटली रन योर जावा एप्लीकेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को आप स्टैटिक बना दो। एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट यूजर भी डिक्लेयर कर सकता है, अपने आप से ही मेमोरी में बने ऐसा नहीं है, यूजर भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देगा। और ये वो पक्की बात है, इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने से बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का जवाब हो सकता है, इससे बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी की मेमोरी वेस्ट हो गई और ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं हो सकता, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट करवा के देखोगे तो नल आएगा, क्योंकि इसका कोई एड्रेस हम नहीं निकाल सकते, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। मेमोरी लेता है पर काम नहीं आता। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूं, हो गया सर? कंपाइल तो पहले भी हो रहा था, रन करते हैं, जरा रन करते हैं। और सर हेलो आ गया ना, मेन मेथड है ना स्टैटिक ब्लॉक है, कंस्ट्रक्टर से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, और वो बना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा के बना दिया। अब ये जो छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस करे हैं, ये मैंने एंड्रॉइड से पहले डिस्कस क्यों करे? क्योंकि हमें एंड्रॉइड में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। एक चीज आप जानते होंगे, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में एक्सेस कर लेना इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम मेमोरी बचा सके। अगर मेरे पास 4 क्लासेस हैं, उन 4 क्लासेस के अंदर मेरे पास फंक्शंस बने हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि वो चारों के चारों फंक्शन चलें, तो सर सीधी सी बात है, मुझे 4 क्लास के ऑब्जेक्ट बना के उनके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मतलब घर में अगर 4 बंदे हैं तो 4 गाड़ियां, क्या वेस्ट हो रहे हैं? बहुत सारे पैसे और पार्किंग स्पेस, परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है और आपकी स्टोरेज भी ज्यादा लग रही है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट 4 मेमोरी लेंगे। बट इफ आई कैन टेक द परमिशन फ्रॉम माई फादर दैट कैन आई टेक योर कार आउट एंड ही गिव्स मी द परमिशन, सो मैं उनकी कार लेके जा सकता हूं। आई डोंट हैव टू परचेज माई ओन कार, और मेरे को पार्किंग स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा। तो एक कार की जगह भी बच गई और बहुत सारे पैसे भी बचा लिए, काम बन गया। कार ले जाने की परमिशन मिल गई। लेकिन जब इनहेरिटेंस की बात आती है, जब डाटा प्रॉपर्टीज को शेयर करने की बात आती है, तो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एंड देयर वाज द क्रेडिट कार्ड आल्सो लैंडिंग इनसाइड द कार ऑफ माय फादर। पास है परमिशन के अंदर क्रेडिट कार्ड भी रखा है उनका, एंड आई कैन डेफिनेटली यूज इट, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पे कोई सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी है। उनको उसको या तो सिक्योर करना चाहिए था, उसको लॉकर में रखते, लॉकर की चाबी मुझे ना देते, बात बन जाती, या फिर क्रेडिट कार्ड उसमें ना जाता। तो हमें इनहेरिटेंस के केस में जहां फैसिलिटी मिलती है मेमोरी सेव करने की, वहीं पे नुकसान भी है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर्स भी बोल देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने होते हैं जावा में? 3, 5, अच्छा 4, ठीक ठीक लगा लो, और बीच में देख लो कहीं बात बन जाए, 3.5, 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है हमारे पास जावा के अंदर। पब्लिक नजर भी आ रहा है आपको? पब्लिक अच्छा तो गायब हो गया। पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी कहां कहां पे होती है? हर जगह, हर जगह एक्सेस विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट विद इन द क्लास ओनली मींस विल बी द ओनर ओनली। प्राइवेट एक्सेस देनी चाहिए थी क्रेडिट कार्ड को, अगर मुझे सिक्योर करके रखना था। आई शुड नॉट बी आई मीन अलाउड टू यूज दैट। पिन कोड के कॉन्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पे भी आते हैं, वो लगा दो तो यूज नहीं कर पाएगा कोई भी। अगर आप ओपन क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ती है उस चीज की। तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टेड। क्या होता है? प्रोटेक्टेड कहां कहां पे? एक मेरे पास क्लास है ए, इस क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम है शो, जिसको मैंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। इसकी एक्सेसिबिलिटी बताएंगे कहां कहां पे हो सकती है? जिस क्लास में बनाया उसी में सिर्फ। अच्छा एक सेकंड आप बताओ पहले, उसकी ड्राइव्ड क्लास मतलब सब क्लास, मतलब जिस क्लास ने उसको इनहेरिट किया है, ओके, उसकी ड्राइव्ड क्लास में यूज हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता।
अच्छा ऐसा है क्या यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। मतलब तो प्रोटेक्टेड का सारा हिसाब किताब खराब सा होता हुआ नजर लग रहा है मुझे। किसी और के दिमाग में भी ये बात, आपका नाम क्या है बच्चे जिसने अभी अभी आंसर दिया था? शिखा। शिखा कह रही है कि सर जो प्रोटेक्टेड फंक्शन होता है वो अपनी क्लास में तो एक्सेस होगा ही, लेकिन उस क्लास में एक्सेस होगा जिस क्लास ने उसको इनहेरिट किया है। किसी के पास इससे अलग कोई जवाब है? फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है जावा में? अच्छा तो थैंक यू, मतलब जवाब मिल गया। हाँ, अब इससे अलग कोई और प्रोटेक्टेड का कोई जवाब है? चलो फिर एक काम करते हैं, छोटा सा काम, ज्यादा बड़ा सा काम नहीं है। एक अभी एक स्माइल क्लास मेरे पास अच्छी है, स्माइल क्लास बहुत बढ़िया। चल मैं जरा इसको ढंग से एक मेन मेथड बना लेता हूं। अब पब्लिक स्टडी को मेन मेथड में बना रहा हूं यहां पे। ये किताबों में एस की जगह ARGS लिखा हुआ रहता है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए लिख देते हैं। इसके लिए नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ये क्यों, यही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? ये क्या क्या करता है? क्या ये स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है? अच्छा, यूजर से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इसी के थ्रू लिए जाते हैं। तो व्हाट अबाउट द प्रोग्राम जिसके अंदर मुझे यूजर से कुछ भी नहीं लेना? जीरो इंडेक्स का एरे बनाता है, मतलब उसको फ्री साइज एरे बोलते हैं कि जो कितनी भी वैल्यूज स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर मैं पास करता ही नहीं राजू, कोई एरर नहीं आएगी? नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं करवा रहा हूं तो फिर मैं इसको हटा देना चाहिए। जब मैं पास करूंगा तो फिर तो एरे की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, अगर मैं पास नहीं करता तो नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब रखना पड़ेगा फिर भी, किसी और पर्पज के लिए तो नहीं यूज कर रहा था कि ये तो काम होता ही है। आई एग्री कि जब भी यूजर से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डाले जाएंगे तब तो इसको यूज करा ही जाएगा। लेकिन मैं छोटा सा ये पूछ रहा था, मैं जैसे इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ हेलो प्रिंट करवाना चाह रहा था। मैंने आपको आके हेलो नहीं बोला था, गुड मॉर्निंग बोल दिया था। मैं सोच रहा था हेलो प्रिंट करवा देता हूं मैं यहाँ पे। इसमें यूजर से कुछ इनपुट करवाना ही नहीं है, तो फिर तो मैं स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट यहां से हटा देता हूं ना। यूजर कुछ डाल ही नहीं रहा है। नहीं, अच्छा, मतलब ये कुछ और काम भी करता हो गया क्या? फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी करता है। यस, सिर्फ इतना सही काम नहीं है सर। जेवीएम को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसकी जरूरत है। गाड़ी अगर आप कहीं लेके जाते हैं, उसमें आप एक स्टेपनी रख के चलते हैं, अगर पंचर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान स्टेपनी लेके गया था, पंचर भी नहीं करवाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। स्टेपनी आपकी सेफ है, अगर आपने यूज नहीं किया तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट द थिंग इज लाइक, अगर पंचर हो गया तो क्या करेंगे? तब तो फिर स्टेपनी चाहिए, नहीं तो फिर धक्का भी नहीं लगाया जा सकता गाड़ी को। तो 2 टायर हो गए तो फिर तो गड़बड़ है। तो सर छोटी सी बात वही है कि जेवीएम की ये एक रिक्वायरमेंट है, और जेवीएम सिर्फ इनपुट लेने का ही काम इससे नहीं करता, एक और काम भी होता है। कोई बता सकता है एक और काम क्या होता है जो आउटपुट से रिलेटेड है? जिसने बाइट कोड कहां से आ गया? अच्छा, पीछे से, इतनी पीछे से आया बाइट कोड? हाँ सर, क्या कन्वर्जन का काम करता है क्या ये? कन्वर्जन का काम जेवीएम करता है, आई एग्री। लेकिन सर जेवीएम कन्वर्जन करके इसी वेरिएबल में स्टोर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, जेवीएम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। वो जो कन्वर्ट करेगा, जेवीएम जो क्लास फाइल के कोड को पूरे को उठाएगा, दैट विल बी मूविंग टू ये उसमें C++ में तो नहीं होता था यार कुछ भी ऐसा। वो एडमिन लिख देते थे C++ या सी का प्रोग्राम जिसने भी चलाया, हल्का सा याद दिला दूं, वो ब्लू सी स्क्रीन, फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं आपको, उसमें रंग बिरंगा सा टेक्स्ट, वहीं पे कंट्रोल F9 किया और वहीं पे आउटपुट आ गई। सर यहां 2 अलग अलग स्क्रीन्स हैं, एक वो जिसके ऊपर आप प्रोग्राम की इनपुट लिख रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हैं, और एक वो जिसके ऊपर आउटपुट आ रही है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों की दोनों तो विंडोज की प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी है। इसमें जावा ने कुछ नहीं किया। कमांड प्रॉम्प्ट पे पाथ सेट करके हम कमांड प्रॉम्प्ट को जावा के कंपाइलर और जेवीएम को रन करने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट। लेकिन जो आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम का जो कोड इकट्ठा होके यहां से यहां तक जाएगा, वो इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के थ्रू जाएगा। इसको स्ट्रिंग टाइप इंटीजर बना देते, क्या तकलीफ थी? इसको स्ट्रिंग टाइप का इसलिए बनाया गया क्योंकि स्ट्रिंग अकेला एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें डबल कोटेशन मार्क में कुछ भी डाल दो। डबल कोटेशन मार्क में आप नंबर लिख दें, सिंबल्स लिख दें, कैरेक्टर लिख दें, इट एक्सेप्ट्स एवरीथिंग इन डबल कोटेशन मार्क, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। एरे टाइप का इसलिए बनाया गया, फ्री साइज एरे इसलिए बनाया गया ताकि कितना भी स्टोर कर ले, कुछ भी स्टोर कर ले और कितना भी स्टोर कर ले, ये वही काम करता है।
फर्स्ट टाइम जावा में, क्योंकि पहली लैंग्वेज ऐसी जावा ही थी जिसमें तो अलग अलग इंटरफेसिस पे प्रोग्रामिंग और अलग अलग इंटरफेसिस पे आपके पास आउटपुट आई थी, इसलिए यूज किया गया। अच्छा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, मतलब सीधी सी बात ये हो गई, इसको कुछ ऐसा चाहिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? हाँ हाँ, मयंक। अच्छा, दूसरों नहीं बता दिया आपका पॉपुलर। सर में क्या हो गया आपके? अच्छा, लड़ाई करते हो आप? बिना लड़े कैसे लग गई? अच्छा, खेल मैंने आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मयंक, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप का मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी, सीधी बात है, ये वो वेरिएबल चाहिए जो बहुत सारी चीजें अपने पास स्टोर। अरे से अलग भी कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या इसका? एक ऐसा वेरिएबल जो बहुत सारी चीजें स्टोर कर सके, होता है कर्सर टाइप का एक वेरिएबल। यस, कर्सर टाइप का एक कर्सर की जो आइडेंटिफिकेशन होती, कर्सर सुना है कहीं? कर्सर, CURSOR, कर्सर कोई डाटा टाइप नहीं होता। कर्सर कोई डाटा टाइप नहीं होता। कर्सर इज नॉट अ डाटा टाइप, इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, लाइक अरे। बट कर्सर की एक खास बात यह होती है कि बहुत सारे टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा लें। अब वो ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और वो कर्सर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अब यहां पे अगर एरे ना बनाए, किसने देखा है यहां पे ARGS और वो ब्रैकेट के अलग भी कभी कुछ कहीं पे नहीं देखा? आज देख लो, एक चीज और हो सकती है यहां पे, क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पे हमें सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो बहुत सारी वैल्यू स्टोर करके रख सके। डॉट 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 GSP, जो मर्जी लिख दो, 3 डॉट लगा के किसी भी एक वेरिएबल का नाम लिख दो, दिस डिनोट्स अ कर्सर। एरे भी बोल देते हैं नॉर्मली, क्योंकि कर्सर और एरे की प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। सर प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा, यूजर से इनपुट भी लेगा, यूजर को आउटपुट भी देगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ये जो डॉट है ना, ये 3 ही लगेंगे। एक डॉट किसी दूसरे पर्पज के लिए रिजर्व कर लिया गया, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, डॉट उस पर्पज के लिए रिजर्व है। 2 डॉट डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, 3 डॉट इस चीज के लिए है। आगे आने वाले टाइम में 4-5 डॉट किसी और चीज के लिए भी आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग है, कुछ भी किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो 100% रन होगा, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल वो था, JVM को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। JVM इसी वेरिएबल के अंदर सारी चीजें स्टोर करके कमांड प्रॉम्प्ट तक ले जाके आपको आउटपुट जनरेट करता है। ये कर्सर वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कर्सर। हम कर्सर वाले कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज करके चलते हैं। चलिए, अब समय मुझे बहुत ज्यादा इजाजत जावा के बारे में डिस्कस करने की नहीं दे रहा है, पर मुझे ये लग रहा था कि आपको एंड्रॉइड की तरफ लेके जाने से पहले ये चीजें मेरे लिए जरूरी हैं, और उससे पहले एक छोटी सी